प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित का जो सेशन क्लास चल रहा है उसको मैं एक विशेष रूप से और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि जो हम लोगों ने पिछले 6 क्लास में पाया उसको और भी ज़्यादा बेहतर करके हम लोग 100% रिजल्ट को प्राप्त कर सके। एक्चुअल हुआ ऐसा कि जब मैं ये 6 क्लास दे रहा था तो उसी दरमियान मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों नहीं इसको और ज़्यादा बेहतर करके हम लोग 100% पर क्यों नहीं काम करें कि गणित में 100 में सॉल्व कैसे लाया जा सकता है। हम लोग ने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि 10वीं कक्षा जो है उसमें सबसे अगर कोई बच्चों को कठिन विषय लगता है वो है गणित, और अगर इस विषय पे कमांड हो जाए तो निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आज इसको एक विशेष स्वरूप दे रहा हूँ सेशन क्लास को, और आपको एक नई ऊर्जा और नए टेस्ट के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज के सेशन क्लास को हम लोगों ने क्या किया है कि सिलेबस के हिसाब से जो मार्किंग होती है उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे और उसको फिर क्लासों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सिलेबस जो हम लोगों का है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 से लेकर के 7 भाग में सिलेबस को डिवाइड किया गया। कुल 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे कि नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, इसके लिए 10 मार्क्स है। अलजेब्रा है जो कि 3, 4 और 5 लेसन, इसके लिए 20 मार्क्स है। ज्योमेट्री है जिसमें 6 लेसन को पढ़ना है, 10 और 11। इसमें जो 11वां लेसन होगा वो कंस्ट्रक्शन का भी है, रचना संबंधी। चौथा में है कोऑर्डिनेट जिसमें हम लोग 7वां अध्याय को देखेंगे 10 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर्स का नाम है, चैप्टर हो गया ये। और फिर हम लोग 5वां में देख रहे ट्रिगोनोमेट्री जिसमें 8वां और 9वां लेसन है, इसके लिए 20 नंबर है। मेंसुरेशन में 12 और 13 लेसन को देखना है जो कि 10 नंबर के लिए। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में 14 और 15वां, 14 स्टैटिक्स हो गया, 15वां प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसमें कुल 10 मार्क्स। तो कुल मिला करके देखते हैं 10, 20, 30, 20, 50, 10, 60, 60, 20, 80, 10, 90, 10, 100। तो इस तरह से 100 मार्क्स का। एक बार फिर से कि नंबर सिस्टम में हम लोगों को मूल रूप से 2 चैप्टर को पढ़ना है, पहला और दूसरा। कभी कभी तीसरा लेसन को भी एडजस्ट किया जाता है। फिर अलजेब्रा में 4था और 5वां को देखा जाता है, चूँकि 5वां विषय अंक गणित के रूप में भी आता है, वो है 5वां AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इसको अलजेब्रा के अंतर्गत रख करके पढ़ा जाता है, मार्किंग किया जाता है। ज्योमेट्री 6ठा लेसन जो त्रिभुज संबंधी है, 10वां जो वृत्त है, 11वां जो कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक नया चैप्टर जुड़ेगा 10th क्लास में, तो वो है 7वां लेसन जो कंप्लीट अकेले 10 मार्क्स रखता है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें भी ये 10वीं क्लास में पहली बार जोड़ा गया है, तो इसमें 8वां और 9वां लेसन को दिया गया है। और देखा जाए तो इसमें 20 मार्क्स है जो बहुत बड़ा है। मेंसुरेशन 12 और 13 ये हम लोग तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7, 8, 9, 10, 9 तक पढ़े, 10th में देख रहे हैं। 12 और 13 इसमें 10 मार्क्स है। और स्टैटिक्स ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये 14 और 15 लेसन लेकर के आता है 10। ये जो 100 मार्क्स है ये कंप्लीट है जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। हम लोग अगर इसको ये समझ के चले कि अगर ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन इसको हम लोग ये समझ के चले कि 50% ऑब्जेक्टिव है, तो हर जो मार्किंग किया हुआ है सिलेबस के हिसाब से उसको आधा आधा नंबर करते हैं। यानी यूँ कह दें कि 10 मार्क्स है तो 5 ऑब्जेक्टिव में, 5 डिस्क्रिप्टिव में। इसी तरह से 20 है तो 10 ऑब्जेक्टिव में, 10 डिस्क्रिप्टिव में। तो 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 डिस्क्रिप्टिव। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी ये नहीं बनता है कि एकदम एक्यूरेट जो है 5 मार्क्स इधर और 5 मार्क्स इधर दिया जाता है, यानी 5 ऑब्जेक्टिव 5 डिस्क्रिप्टिव, ऐसा नहीं। कभी होता है कि 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा हो गया तो डिस्क्रिप्टिव में इधर से ज़्यादा ले लिया गया, तो ऐसा संभव है। लेकिन ये माइंडसेट करके चले कि हम लोगों को इस तरह से ही मार्क्स मिलेगा। और अगर हम लोग इस तरह से प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो 100% मार्क्स को लाया जा सकता है, जो मैं और भी इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। इधर दूसरा जो बड़ी चीज़ है कि इन सभी क्लासों को 15 क्लास में बांटा गया। अगले 15 जो पिछले 6 क्लास मिला उसके बाद फिर प्लस 15, यानी कुल मिला के 21 क्लास हो जाएंगे मैथ्स का सिर्फ, बाद बाकी विषय भी मिलना है।
तो जैसे कि इसके लिए हम लोगों ने 2 क्लास रखा है। संभव है कि कभी एक क्लास ज़्यादा हो जाएगा तो वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसमें 3 क्लास है, 3 क्लास इसके लिए भी, इसके लिए 1 क्लास कोऑर्डिनेट के लिए, इसके लिए फिर 2 क्लास, इसके लिए 2, इसके लिए 2। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें 1 क्लास और बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो हम लोग देखेंगे क्लास करने के दरमियान कहाँ क्या एडजस्ट है। संभव है कि अगर कभी कभी ऐसा होगा कि ये तीसरा क्लास की जगह ये 2.5 क्लास हुआ, इसी से हम लोग शुरू कर देंगे कि कोऑर्डिनेट आज से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा ये हम लोग क्लास लेते लेते हम लोग समझ में आ जाएगा। यूँ समझ लें कि अगले 15 क्लास और 15 घंटे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 15 घंटे 100 नंबर, ये समझ लेना है कि कितना बेहतर होने वाला है कि 1 घंटे का लगभग वीडियो बनेगा और 15 अगर क्लास हो रही है तो 15 घंटे का वीडियो बन रहा है और 15 घंटे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। और भी इसमें क्या है कि 100 नंबर जो है 100 ऑब्जेक्टिव को ऐड किया गया, पर जो पहले 50 था उसको 100 कर दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करते तो अगले 15 क्लासेस में 100 क्वेश्चन के हिसाब से 1500 क्वेश्चन होंगे, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा विथ आंसर, है ना, और सिलेबस के साथ। तो आंसर भी मिलेगा, आप उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। टाइम भी थोड़ा सा ठीक किया जा रहा है। सुबह में ये 7 बजे से 8 बजे के बीच जो है इसको देखना है आप लोगों को, और इसका प्रीमियर टाइम होगा 8 से लेकर के 9, यानी कि आप 7 से लेकर के 9 ऑनलाइन क्लास करें। सुबह में आप 4 बजे से जग जाएं, 4 से लेकर के 6:30 अपना स्टडी करें, सेल्फ स्टडी। 6:30 से 7 के बीच में थोड़ा जो है नाश्ता पानी करके बैठ जाएं और 7 से लेकर के 9 बजे तक आप इस क्लास को लें। फिर 9 बजे के बाद जो आपका दैनिक रूटीन हो उसको फिर देखें। लेकिन हम लोगों को किसी भी हालत में बेहतर करना है, इसका हम लोगों को चैलेंज रखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी मिल रहा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल रहा है। आप इसको मिस नहीं करेंगे और बेहतर रिजल्ट बनाने में मेरा अवश्य सहयोग करेंगे। आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ये मेरे लिए संतुष्टि की विषय होगी और यही मेरा जो है मेहनत आना होगा। तो आप विशेष रूप से इस क्लास को अवश्य से अवश्य ही देखें। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम को जो है 10 मार्क्स मिले हैं, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। और मैं एक और आप लोगों को खुशखबरी दे दूँ कि जो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, जो नज़दीक के बच्चे हों, जिनको ये हमारा एड्रेस पता हो या हमसे आप फ़ोन पे कांटेक्ट करें, तो अगले जो है ये जब क्लास समाप्त हो जाएगी तो समाप्त होने के बाद इसका ऑफलाइन टेस्ट भी होगा। ऑनलाइन तो आपको मैंने बताया ही दिया है, सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, लेकिन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। यानी मैं 1500 ऑब्जेक्टिव जो आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, उनका मैं ऑफलाइन भी टेस्ट लूँगा। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य कांटेक्ट करें ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाएं, और मेरा सहयोग अगर इसमें हो तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो आज हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। आज नंबर सिस्टम के लिए पहला क्लास है। इस पहले क्लास में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या मिलने जा रहा है और क्या हम लोगों के लिए सजेस्ट किया हुआ है। तो वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये लगभग 10 मार्क्स के लिए है और इसमें जो है इसका 50% ऑब्जेक्टिव भी होगा, है ना, और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। तो खैर उस विषय को हम लोग छोड़ दें, सिर्फ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें और कमेंट बॉक्स पे डालें। ये आप अवश्य से अवश्य करें। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो वो प्रश्न है कि एक जो है वृक्ष दिया हुआ है, नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष में, ये क्वेश्चन है,
दिए गए गुणनखंड वृक्ष में ए, बी तथा सी का मान ज्ञात करें। मैं प्रश्न भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरी सहूलियत हो। ये प्रश्न संख्या 61 है, इस सीरीज का 61वां नंबर प्रश्न है। तो ये क्या है, सीरीज क्या दिया हुआ है, 330, फिर ए, फिर उसके बाद है 3 और सी। तो इस तरह से ये बॉक्स में है, आप इसको चाहें तो बॉक्स बना लें, परीक्षा में भी इसी रूप में अगर रहेगा तो आप इसको देखें। और जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग देखें इसको। ये जो 330 है ये 2 भागों में बटा, तो बटना दैट मीन्स भाग। तो एक अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा, तो इसमें इससे भाग दे देंगे, तो 330 भागा 2, ये जो 2 है तो कितने हो गए, 16 दूनी 32, 1 33, 165। तो मतलब हो गया ए बराबर 165। मैंने कहा कि ये जो वृक्ष बनता है ये क्या है, तो दिए गए गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंड मतलब टुकड़ा में बटना, बटना दैट मीन्स भाग, न कि घटना। बटना, बटना मतलब भाग। तो 2 से हम लोगों ने दिया, 2 से जैसे दिया तो ये 2 से भाग लगा तो 165, ए का वैल्यू निकल गया। अब ए की जगह 165 आ गया। अब इस 165 में एक भाग 33 है, दूसरा भाग बी है, फिर बटना मतलब भाग, तो 165 भागा 33। तो 33 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, यानी बी बराबर 5। ये हो गया 5। अब आगे बढ़ें, फिर 33 2 भागों में बट रहा है, तो पहला 3 तो दूसरा क्या होगा, तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि जो जिसको बांट रहे हैं उसमें जो एक भाग है वो दूसरा भाग का क्या हो जाएगा, तो भाजक बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 33 11, यानी सी बराबर क्या हो गया, 11। इस तरह से हम लोगों आराम से बड़ा सरल तरीके से ए, बी और सी निकाल सकते। फिर से एक बार देखेंगे कि ये ए, बी, सी का मान निकालना है, तो 333 अगर पहला एक भाग 2 है तो दूसरा भाग क्या होगा, बटना, बट रहा है, बट रहा मतलब गुणनखंड हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है मतलब भाग देना है। तो 2 से भाग दिया तो 165 आ गया। फिर इसी तरह से 165 में एक भाग 33 है तो दूसरा भाग क्या होगा, तो 33 से फिर भाग दिया तो 5, तो यहाँ पर क्या आ गया 5। इसी तरह 33 है तो तीसरा अगर एक भाग 3 है तो दूसरा भाग क्या आ गया, तो 11। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ए, बी और सी। ये था प्रश्न संख्या 61। अब प्रश्न संख्या 62 की ओर हम लोग जा रहे हैं। 62 क्या कह रहा है, बड़ा आराम से समझना है, सीखना है। प्रश्न संख्या 62, आज का दूसरा प्रश्न, HCF इतना और LCM इतना ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि प्रश्न के HCF 510 और 92 है ना, इसका HCF हो जाएगा कितना, 2। तो क्या करना है कि इसी का LCM निकालना है, यानी LCM 510 और 92 का वाट। बहुत ही सरल है, ये सब 2-2 नंबर के लिए है। तो क्या करना है, HCF तो चूंकि HCF LCM दिया हुआ है ना, तो चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला होता है
कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी दो संख्या जो हम लोगों को HCF LCM निकालने को दिया गया उसका गुणनफल करते हैं तो हम लोगों को निकलता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या 510, दूसरी 92, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया HCF 2 LCM निकालना है। तो ये किसी से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। 46 तो हो गया 510 इंटू 46 इक्वल टू LCM। मैंने पहले ही बताया था कि रफ के लिए आप बगल में जगह रखें तो 510 गुने 46, हम लोग इसको फिलहाल ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 46 गुने 510 के लिए 6 51, 6 पंचे 30, 5 के 20, 21 22 23, 6 4 3 2 और 1 0, 510 वाला। तो कितने हो गए? 23 460 LCM। अतः LCM इक्वल टू 23 दूनी 46 0 आंसर। तो हम लोगों ने देखा 62वां नंबर सवाल सीरीज का, ये सेशन क्लास का, और इसमें जो है दूसरा आज का कि 23,460 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि ये सब 2-2 मार्क्स के लिए है। अगला सवाल है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्रश्न संख्या 63। सवाल यह है कि 7 गुने 11 गुने 13 13 जोड़ 13 है ना, यहाँ है बताइए कि, और 7 6 5 4 3 2 1 5। तो 7 6 5 4 3 2 1 जोड़ 5 क्यों विभाज्य संख्या है? क्यों विभाज्य संख्या है? ये प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, विभाज्य संख्या है। मैं जो बता रहा हूँ वो एक सजेशन है, और उस सजेशन का मतलब होता है कि हमारी टीम ने, हमारा संस्थान ने जो है आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि आप अगले 15 से 20 दिन के अंतर्गत पूरा मैथ को अगर इस वीडियो को देख करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते, डिस्क्रिप्टिव पर प्रैक्टिस कर लेते, तो आप 100 नंबर मैथ के हकदार हो सकते हैं। अब इस सेशन का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों के पास क्वेश्चन पहले से है और वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअल है कि हमारा जो अनुभव है वो अनुभव हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अनुभव ये बताता है कि जो क्वेश्चन ये जो आता है उसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करके आपके बीच रखें ताकि आप भी इसको प्रैक्टिस करके आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। तो मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है कि माना कि ए बराबर, इसको मान लेते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, इसमें कॉमन क्या आएगा? 13। तो 7 गुने 11 जोड़ 1 13, इधर क्या हो जाएगा? 7 11 7 77 1 78। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 13 गुने 13 6, 13 6 के 78, और अगर इसको और भी ज़्यादा फैक्टर करते हैं तो 13 गुने 13 3 गुने 2। तो इस तरह से हम लोग ए को देखें। इसी प्रकार बी को देखते हैं। बी में क्या है? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, कॉमन क्या आएगा? 5। तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1, अब क्या होगा? 5।
तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 इधर हो गया 42, तो 24 गुना 42, 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 8 6 4 10, 9 1 10, तो कितने हो गए 1008। अब जो सवाल है कि सवाल तो यही कह रहा है कि ये विभाज्य है या नहीं है। तो इसको अगर हम लोग गुणन खंडन करते हैं तो देखते हैं जो कॉमन अगर आ रहा है तो विभाज्य है। तो यहाँ पर प्रश्न ने बताइए कि इतना और इतना क्यों विभाज्य संख्या है। तो जो कॉमन आपस में डिफ्यूजन होगा वो होगा। तो यहाँ हम लोग 108 देख रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ 2 है तो इसका मतलब विभाज्य होगा, दोनों सम है। या तो इसको हम लोग और ज़्यादा सरल कर सकते हैं कि 108 को हम लोग तोड़ें तो 504, फिर तोड़ें 25 2 252, फिर तोड़ें तो 12 दूनी 24, 1 25 6, फिर तोड़ें तो 6 और 3, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7। यानी हम लोग इसको कर सकते हैं 5 गुने 2 पे पावर 2 4, 4 गुने 3 पे पावर 2 गुने 7। तो क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों में कॉमन तो आ रहा है 2 और 3, तो इसका मतलब विभाज्य है। तो यहाँ लिख देना होगा। ये रफ है, इसको आप बगल में रफ कर लेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो चूँकि दोनों अर्थात ए और बी में उभयनिष्ठ विभाज्य संख्या है, अतः ये विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। बहुत ही सरल है, आप बड़ा सरलता से देख रहे हैं कि कितना आराम से ये बन रहा है। और ये भी आपको 2 नंबर के लिए है। तो हम लोग अब आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 64वां और आज का चौथा प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? चौथा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनाएं। आप दी गई परिमित संख्या 17/8 को दशमलव शांत या अशांत है बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाए बताइए कि 17/8 शांत है अथवा अशांत। अशांत। तो अब समझना हम लोगों को एक्चुअल में कि क्या है ये बिना विभाजन, रिस्ट्रिक्शन क्यों है, क्यों ये पाबंदी है कि नहीं आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से बनाए। एक्चुअल है कि 17/8 को हम लोग को ये तय करना है कि ये शांत या अशांत। तो पहले तो शांत अशांत को समझ लें। शांत और अशांत का अर्थ ये हो गया कि जो पूरा पूरी भाग लग जाए तो वो हो जाता है शांत। जिसका पूरा पूरी भाग नहीं लगता, आवृत्ति में या अनावृत्ति में आ जाता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को कहा जाता है अशांत। तो अगर मान के चला, इसको मैं थोड़ा समझाने के क्रम में बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है कि इसको अगर हम लोग 17 में 8 से भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, 1 दशमलव आया, 2 जीरो आया, 8 दूनी 16, 4 8 5 40 कट गया। तो अब सवाल है कि इसके बाद तो भाग नहीं लग रहा है तो शांत। लेकिन हम यहाँ तो ऐसे कर सकते कि हाँ भाई देखो कि ये भाग लग गई, अब ये शांत है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या कह रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाए। अगर सिर्फ ये रहता यहाँ तक कि बताइए कि ये शांत है अथवा अशांत, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर है पाबंदी कि नहीं आप इस मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते। तो फिर इसका तरीका क्या है कि बिना अप्लाई किए कैसे करेंगे? तो इसका बड़ा सुंदर सा तरीका है कि P/Q यानी हर यदि
2 और 5 के फैक्टर में हो तो वो शांत, अन्यथा अशांत होगा। अब इसको हम लोग कई तरीके से बनाएंगे, समझेंगे यहाँ पर सीखने के लिए। पहले तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि 17/8, तो अब 17 तो छोड़ देते हैं, हर पे ही सब काम हो रहा है, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्यूब, तो आ रहा है या तो 2 हो, 5 हो या दोनों हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों, लेकिन अगर और कोई होगा तो फिर वो अशांत हो जाएगा। तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, मतलब क्या हो गया, शांत है, हो गया सॉल्यूशन, 2 नंबर मिल गए। लेकिन अगर इसको हम लोग को ये कह दे कि दशमलव प्रसार में लिख देना है तब क्या करेंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे कि 17/8, तो अब 17 2 पे पावर क्यूब। अब यहाँ पर अपने मन से फिर हम लोग यहाँ पर 5 पे पावर क्यूब, जितना 2 पे है उतना ही 5 पे दे देना, और फिर इसको ऊपर भी ले जाना है ना। अब क्या हो गया, इसका मतलब कि 17 गुने 125, इधर हो गया 2 पंचे 10 पे क्यूब हो गया। अब कितना है, 17 पंचे 85, इसको गुना कर रहे हैं, 17 दूनी 34, 17 5 8 4 12 7 3 10 1 11 1 1 2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग 2 21 25 लिख करके और यहाँ पर 1000, यानी सीधा सीधी 2.125 जो हम लोग भाग दे करके निकाले भी थे, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो मैंने पूरा डिटेल बताया, लेकिन इसको एक्चुअल में करना क्या है, तो जब ये सवाल आए तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा ये आंसर बात करते। क्यों, जैसे ही 2 और 3 5 के सीक्वेंस में आएगा, या तो 2 पे पावर n या 5 पे पावर n या दोनों पे पावर n, अगर इस परिस्थिति में है तो वो शांत है, अन्यथा अशांत होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। 65वां नंबर प्रश्न और प्रश्न संख्या 5 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7 11 19 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। इसको मैं प्रश्न को लिख दूं पहले, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7 11 19 7 11 19 का मौसा यानी HCF और LCM निकालना है, ये प्रश्न है। तो मौसा ये मौसा और लौसा ज्ञात करना है, तो बहुत सरल है, कहीं कुछ नहीं करना है। मैं इस विधि को सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं, किसी भी सवाल के लिए अगर ऐसा रहे, यहाँ पर अंक कुछ भी रहे, मैं उस सब के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो 7 है, तो 7 को फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 7, 11 को, कोई भी सवाल यहाँ अंक कुछ भी रहे, अगर HCF LCM निकालना रहे तो क्या करना है, तो 1 गुने 11 19 है, तो 1 गुने 19, इसमें जो कॉमन है अंक वही हो जाएगा HCF, सब में 1 तो HCF, और इसमें जो कॉमन और अनकॉमन दोनों है वो हो जाएगा LCM। तो कॉमन क्या है 1 और अनकॉमन क्या है 7 गुने 11 गुने 19, है ना। तो 19, अब इसको जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे, 9 7 63 7 और 6 13, और इसको हम लोग 11 से करते हैं तो 3 3 3 6 3 1 4 1, तो हो जाएगा 1463। तो LCM भी हो गया और LCM HCF भी हो गया। लेकिन सवाल अब है कि मैंने क्या कहा कि अंक कुछ भी रहे, मतलब अब ये नहीं कि परीक्षा में हूबहू ये सवाल रहे, लेकिन प्रश्न ये रह सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM निकालें। अब अंक बदल दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सजेशन काम नहीं किया, क्या सजेशन काम किया। आप प्रक्रिया को समझे क्या, सिर्फ अगर 7 11 19 आया तो हूबहू प्रश्न पूछ दिया परीक्षा में, और अगर नहीं 7 के जगह क्या कर दिया 14, 11 के जगह क्या कर दिया 44, 19 की जगह क्या कर दिया
तो 38 मान के चला जाए। ऐसा नहीं कि मैं दुगुना तिगुना करूँ, मतलब एक अंक दे रहा हूँ। तो इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 2 और टूटना नहीं है। 44 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 11, 11 दूनी 22 दूनी 44, और 38 को तोड़ेंगे 2 गुने 19। अब देखेंगे सब में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बाद बाकी कॉमन नहीं है, तो ये HCF हो गया। एलसीएम क्या होगा, तो ये तो लिखना ही लिखना है, बाद बाकी 7 को भी लिखना है, ये 2 और 11 को भी लिखना है, और ये 19 को भी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो अंक भले पूछ रहे, अगर हम लोग इस विधि गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF एलसीएम निकालने की बात करते हैं, तो सिर्फ आप इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें, जो कॉमन होगा, जो सब में अंक होगा वो हो जाएगा HCF, और जो कॉमन और अनकॉमन यानी जो सब में है वो, और साथ में जो सब में नहीं है वो भी, सबको अगर गुणनखंडन के रूप, गुणनफल के रूप में लाएंगे तो वो हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से बड़ा ही सरल है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 और 66 कुल। तो 66वां सवाल जो आज का है कि 510 और 92 का मौसल लॉस है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये तो हो गया है। आगे बढ़ें। वैसे इसमें भी फिर वही कह रहा है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, समय बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। 510 और 92 सेम सवाल है, तो 510 को फैक्टर करो, 92 को फैक्टर करना है, जो कॉमन होगा HCF, जो कॉमन नहीं होगा अनकॉमन कॉमन दोनों ले लेंगे तो एलसीएम। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि समय बर्बाद नहीं करना है, प्रश्न भले ही अंक बदल जाए लेकिन सवाल वही रहेगा जो सजेस्ट किया जा रहा है, तो आप उसको लेके चलें और सवाल को सीखें। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है कि x² प्लस 5x, ये भी बड़ा सरल सवाल है। x² प्लस 5x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा है। इसके जीरोथ क्या है, अल्फा, एंड बीटा क्या है, शून्यांक है ना, शून्यांक है। तो करना क्या है भाई, तो 1/, इसमें 3 सवाल दिया है। एक्चुअल में परीक्षा में कोई एक सवाल ही पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि सजेशन है तो इसमें 3 सवाल को रखा गया है कि अगर तीनों में से किसी भी टाइप का सवाल रहे तो बड़ा सरलता के साथ इसको सॉल्व कर लेना है। मैं आज जो ये सवाल बताने जा रहा हूँ, मैं इस सवाल के बारे में भी बता दूं कि संभव है कि अगला जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ये सवाल सजेशन के रूप में बता दिया गया। परीक्षा में ऐसा है कि इसका अंक बदल दे, इक्वेशन बदल दे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि फिर सजेशन काम नहीं किया, सजेशन 100% काम किया है, इसका ये बदल जाए तरीका वही रहेगा। तो चलो देखते हैं सवाल क्या है। इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 4, तो a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 4। अब हम लोग 1 नंबर सवाल को सॉल्व करें तो 1/α/1/बीटा, अल्फा और बीटा शून्यांक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या हुआ, एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करते, सरल कर देते तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अल्फा और प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a। इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं तो a/c, ये कैंसिल, यानी -b/c। अब b कितना है भाई, 5, तो ये हो गया -5, c कितना है, 4, ये हो गया आपका उत्तर। तो देखें कितना सरल है। और ये सवाल अगर आप बस अगर 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, ये और ये सिर्फ हम लोग इसमें सजेशन के रूप में रख रहे हैं। परीक्षा में ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के लिए तीनों सवाल पूछा जाए, कोई एक पूछ सकता है, और अगर लॉन्ग टाइप पूछ दिया तो तीनों पूछ सकता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया पहला नंबर का सॉल्यूशन। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉरी a बराबर तो 1 वही रहेगा, b बराबर 5, c बराबर 4, ये मिटाने से फ़ायदा नहीं था। 2 नंबर सवाल चलते हैं। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो हम लोग फार्मूला को फिर करें कि a³ माइनस b³ क्या होता है। तो क्या होता है, इसको हम लोग फार्मूला में लेके कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3
अल्फ़ा इंटू बीटा टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी ये सवाल थोड़ा मिस कर गया है, यहाँ प्लस होगा। तो अब क्या है कि इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3b इंटू ए प्लस बी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब 3 इंटू सी बाई ए, अब फिर ये माइनस बी बाई ए। अब क्या करें, माइनस बी बाई ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर, और इसको सरल करते जा रहे हैं। चाहे तो वैल्यू रख करके भी हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन सरल ऐसे भी किया जा सकता है। नहीं, ये नहीं कि ऐसे ही किया जा सकता है, बल्कि ऐसे भी किया जा सकता है। अब क्या हो गया, ये आ गया हम लोगों के पास। अब हम लोग इसको फिर हम लोग क्या करें, b का वैल्यू यहाँ से ले 5, तो माइनस 5 का क्यूब, फिर क्या कह रहा है प्लस प्लस 3, a के जगह क्या लें 1, b के जगह 5, 80 के जगह 4, यानी सबको गुना करना है 1 गुने 5 गुने 4 बाय a क्यूब, यानी 1 का क्यूब। अब क्या होगा, 5 का क्यूब 125 माइनस में प्लस 5 तिया 15 चौके 60 बाय a क्यूब का वैल्यू तो एक ही आना है, तो इधर क्या हो गया 125, यानी हो गया 5, और इधर हो गया कितना 12 में से 6, ये माइनस में ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दूसरा का वैल्यू निकल रहा है माइनस 65। आगे सवाल की ओर बढ़े, ये 2 नंबर सवाल था, इसको ए बी सी को नहीं मिटा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, 3 नंबर सवाल कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा अंडर रूट। कैसे, थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं। इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab। कैसे, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। बात वही आ रहा है। तो अगर अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। तो अब पूरा क्लियर हो गया कि अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए इसको ध्यान में प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि परीक्षा में भी परेशान ना होना है। कि अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 4 इंटू अल्फ़ा बीटा अंडर रूट। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी का ए का होल स्क्वायर 4 इंटू सी बाई ए अंडर रूट। फिर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4c बाई ए, ये भी अंडर रूट। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। अब बहुत चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट याद करना है, विविधकर या विवेचक डी का वैल्यू है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ डी लिख कर दे, लेकिन फ़ायदा वहाँ पर नहीं है। अब आ जाते हैं बी कितना है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 1 और सी कितना है तो 4 बाय फिर ए का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करें, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस 4 चौके 16, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 16 घट गया कितना हो गया 9 रूट अंडर 1 3। तो इस तरह से क्या देखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ गया तो 3। एक्चुअल में कि ये रूट के अंदर है तो प्लस माइनस दोनों आएगा।
तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 आज का और 66वां नंबर का देखा। इसमें 3 प्रश्न थे, तो इसको लॉन्ग टाइप अगर पूछा जाएगा पूरा का पूरा तो ये लॉन्ग टाइप में चला जाएगा, तब 5 नंबर के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक का पूछा गया तो फिर 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, लेकिन कोई एक ही तब पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 के बाद 7वां कि यदि बहुपद x³ इतना x³ यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक इतना हो तो a और b का मान के शून्यक a माइनस b कॉमा a और a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। मैं सवाल भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक बड़ा सुंदर सा प्रैक्टिस होते चले जाए और किसी भी प्रकार का किंतु परंतु ना हो। a माइनस बी a प्लस, मैं सिर्फ सवाल को एक बार वेरी कर लेता हूँ, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और इस तरह से। हाँ, अब आते हम लोग इसको कि ये शून्यक यानी कि ये आंसर है सॉल्यूशन अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, गामा बराबर a प्लस बी। क्या ये आपस में अदला बदली हो सकता है? हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ आ जाइए यहाँ आ जाइए, चूँकि शून्यक दिया है तो कुछ तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ये इक्वेशन है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1। सवाल तो यही है। एक सेकंड, सवाल को मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कि सवाल यही है या कोई और, ताकि दोबारा मेहनत न लगे। तो ये सही है, यही सवाल है। तो हम लोगों को अब देखना है कि हम लोग कि a और b का कैसे वैल्यू निकालें। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो b और b कट जाएगा। हाँ, तो क्यों ना ऐसा करें, इस तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो एक फार्मूला भी आता है -b/a, ये b नहीं है बल्कि यहाँ का b है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह क्या रखें तो a माइनस बी, बीटा की जगह क्या रखें a, गामा की जगह a प्लस बी, यहाँ माइनस b की जगह -3 और a की जगह 1। अब देखते हैं यहाँ पर -b प्लस b कट गया, a कितना हो गया 3a बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया, तो a बराबर 1। तो a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि b का वैल्यू कैसे आएगा, चूँकि यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो b का वैल्यू चाहें तो एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पे काम हो जाएगा d/e। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस चूँकि बराबर d/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। इस फार्मूला का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं -d/a, तो क्या आ रहा है अल्फ़ा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, और d की जगह -1 और a की जगह 1। देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया a² माइनस b² इंटू a बराबर -1। अब a के जगह क्या वैल्यू निकला है, 1 का स्क्वायर, b² नहीं मालूम,
ए की जगह 1 बराबर -1। इसको मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि 1 से गुना होगा तो वही होगा -1। अब 1 बी स्क्वायर बराबर -1, ये इधर आ जाएगा तो -1 इधर हो गया बी स्क्वायर, तो ये 2 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर √2। तो यही हो गया ए और बी का वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रख करके ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा रख करके बी, लेकिन वहाँ पर ए का वैल्यू जो यहाँ निकला है उसको पुट करेंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो ये था प्रश्न संख्या 7। ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इस प्रश्न को। परीक्षा में एक बात तो और ध्यान रखना है कि परीक्षा जो होगा कोई भी पेपर, उसमें 70% के आसपास, 60% के आसपास बहुत ही सरल प्रश्न रहता है। फिर 10-20% जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा उससे कठिन, और जो आखिरी 10% होता है वो होता है सबसे कठिन। तो जो औसत बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर ले तो वो आराम से फर्स्ट डिवीज़न के आसपास आ जाएंगे। थोड़ा सा जो और मेहनत किए होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास रहेंगे, लेकिन अगर वो बेहतर मेहनत कर देंगे तो फिर वो सबसे अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं, सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाले। तो इसको भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मूल ज्ञात करें गुणनखंडन द्वारा। तो कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यही है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें, यानी x का वैल्यू ज्ञात करें। तो चूंकि गुणनखंड विधि है तो ये हम लोग 9th में ही पढ़े हैं कि बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहला और आखिरी पद को जो है गुना करना है, वो भी अचर को 2 गुना 3 6x स्क्वायर को ऐसा फैक्टर करना कि 5x को जोड़ने घटाने पर, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 और 2 5, 3 दूनी 6। अब क्या आ रहा है कॉमन, 2x, तो x माइनस 2, x माइनस 1 और इधर 3, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। अतः यानी मूल कहें बराबर x बराबर 3/2 और 1। ये इतना ही सरल है जितना कि बोर्ड पे बना, और इस आधार पे हम लोग आगे भी बना सकते हैं। ज़रा मैं इंक तो हम लोगों ने 68 नंबर सवाल तक देखा, और आज के लिए 9वां सवाल और कुल 69वां नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सेशन के 69 नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के
दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात करें। ये प्रश्न है, एक बार सवाल। x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्यक 2 ± √3, तो इसका निकालना है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार दो शून्यक दिया है और दो शून्यक। वैसे ये सजेशन में 2 मार्क्स के लिए ही मैं रख रहा हूँ, लेकिन है क्या कि ये कभी कभी लॉन्ग टाइप में भी इसी प्रश्न को दे दिया जाता है। तो हम लोग इस विषय को अभी निकाल दें कि ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या 5 मार्क्स के लिए, बल्कि ये सजेशन में है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि सबसे पहले कि प्रश्न से दो शून्यक 2 ± √3, तो इसको कर दें x = 2 ± √3। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं आगे बढ़ने का। पहले तो एक तरीका ये कि हम 2 को इस पार लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, इधर बच जाएगा ± √3। अब दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर ± √3 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व हुआ a² + b² - 2ab। इधर ये प्लस में स्क्वायर हो या माइनस में, क्या होगा +3, ये इस पर आ गया तो x² + 4 - 4x - 3 = 0। तो x² - 4x + 1 = 0। एक तरीका ये है कि हम लोग एक इक्वेशन निकाल लेते हैं कि ये आखिर शून्यक है तो कैसे। और दूसरा तरीका ये भी है, इसको मैं साइड में अभी बता रहा हूँ कि x - α × x - β। अब x अल्फ़ा के जगह इसको प्लस वाला रखते हैं, तो माइनस से ये 2 गुना हुआ तो -2, प्लस भी 2 गुना हुआ तो -√3। इसी प्रकार बीटा की जगह अगर माइनस वाला रखते हैं तो -2 माइनस प्लस ये। अब इसको हम लोग a मान ले, इसको हम लोग b मान ले, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b × a - b। तो इसको a² - b² के फॉर्म में ले आते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे a² + b² - 2ab जो अभी आया। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया है। तो ये रहे या वो बात एक ही है। इसमें भी x शून्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो चर है उसका मान निकलना। तो 1-2 मान यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया है, जो प्रश्न कह रहा है उसी को फॉलो करेंगे। 2 शून्य कितना, यानी x = 2 ± √3। तो ये 2 को इस पार लेके आ गए तो माइनस, इधर बच गया ± √3। अब दोनों ओर क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद जो मिल रहा है तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो करना ये है कि इस इक्वेशन को जो निकला है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भाग देंगे। मतलब गुणनखंडन कर रहे हैं कि इसमें से 2 शून्यक है तो रेस्ट बच कितना रहा है, ताकि अन्य शून्यक को निकाला जा सके। तो इसमें x² - 4x + 1। अब इसको भाग दे रहे हैं तो x² से, तो x⁴ - 4x³ + x² माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, -6x और ये प्लस में, तो क्या हो गया -2x³, ये -26 और ये -x² -27x² + 138x - 35। अब क्या करेंगे, -2x, तो -2x³
प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, चार्ज बदल दिए, ये कैंसिल हो गया। ये फिर आपस में जुड़ के 35 एक्स स्क्वायर, ये आपस में जुड़ के 140 एक्स माइनस 35। अब यहाँ माइनस 35 से दे सकते हैं तो माइनस 35 एक्स, नहीं एक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर 35, तो माइनस माइनस प्लस, 35 चौके 140 एक्स माइनस प्लस माइनस 35, ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, ये सब आपस में कट गया तो 0। तो इस तरह से क्या देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एक दूसरा इक्वेशन मिला। अब मतलब इसके नीचे लिखना है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस 7, 5 कॉमन लिया, x माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 7। तो इस तरह से दो शून्य जो हम लोगों से मांगा जा रहा है ये मिल गया। इसको हम लोग जो है ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ जब सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कि दो शून्य पहले से था, जो दो शून्य का प्रश्न आंसर निकालने का आ जा रहा है, ये दो शून्य मिल गया। लेकिन हम लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते थे कि इसके बाद मतलब इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि अब क्या, तो x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 बराबर क्या करना है। अब तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कि एक इस शून्य की मदद से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और दूसरा क्या आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। फिर बात हुई कि इसको गुणन खंडन करेंगे, इसको गुणन खंडन करेंगे तो दो ऑलरेडी पहले से है, दो इससे निकालेंगे तो टोटल हो जाएंगे 4। तो ये प्रोसेस है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसी प्रोसेस से जाया जाए, इस प्रोसेस से भी जाया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा आज 69वां नंबर सवाल। अब आज की क्लास का आखिरी सवाल जो 70 नंबर होगा वो है, ये सेशन में लॉन्ग टाइप में रखा गया है लेकिन ये शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो वो है कि हल कीजिए, हल कीजिए क्या, हल कीजिए कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इस तरह से अब ये दो इक्वेशन हुआ, इसको हम लोगों को सॉल्व करने बोला जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर कह रहा है कि हल करने। तो अब हम लोग इस यहाँ पर किस विधि का उपयोग करें, तो हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन या ब्रजगुणन विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे नज़र में है कि सबसे बेहतर जो है विलोपन विधि का उपयोग किया जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये ले लेते हैं और सीधे तौर पे ये हल करें। तो प्रश्न था, इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि सीधा पहले अगर x को कैंसिल करना है तो 3 से, इसको 4 से, 4 तिया 12/x, 3 तिया 9y बराबर 14 तिया 42, फिर 4 तिया 12/x माइनस 4 चौके 16y बराबर 23 चौके 92, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 16 भी प्लस में आ गया है, 9 पहले से प्लस में है तो 16 और 9 25y
92 से 42 माइनस होगा तो चूँकि माइनस चार्ज अधिक है तो -0 और ये 50, 25 दूनी 50, तो y बराबर -2। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो 4/x + 3y बराबर 14। अब x जहाँ है वहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो 4/x + 3y के जगह -2 बराबर 14, 4/x - 6 बराबर 14, 4/x ये -6 है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 4/x = 20, तो x बराबर 4/20 यानी कि 5, तो x बराबर 1/5 हो गया। तो अतः x बराबर 1/5, y बराबर -2। इस तरह से ये उत्तर हो गया। अगर ऐसा बनाते हैं तो हम लोगों को 5 नंबर मिल सकता है। कभी कभी इसका सॉल्यूशन ग्राफीय विधि से देगा तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व होता है। तो जैसा कि नंबर सिस्टम में बताया गया कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में 2 क्लासेस दिया जाएगा अभी तक के टारगेट के हिसाब से। तो उसमें पहले क्लास में 10 सवाल बताया गया, जिसमें से कि लगभग 9 शॉर्ट टाइप है और 1 जो है लॉन्ग टाइप है। हम लोग अगली क्लास में फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और उसमें अगले 10 सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो करना बस इतना है कि इस चीज़ को फिर प्रैक्टिस में लाना है। और जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 1500 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और मेरा अनुमान है कि अगर ये 1500 ऑब्जेक्टिव एक बार सॉल्व कर लिया जाए ढंग से और डिस्क्रिप्टिव, तो मैथ में 100/100 नंबर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।